Hello friends, welcome to the video lecture series of Vidyam Academy. I am Mangesh sir and we are going to study physics. Today we are going to discuss about wave optics. Friends, last year जब आप 11th में थे तब भी कुछ ऐसे ही नाम का एक टॉपिक था जिसका एक्यूरेट नाम अगर हम बताने की कोशिश करें तो वो था रे ऑप्टिक्स, करेक्ट ना। और इवन 10th में भी इसका कुछ आइडिया आपको आया था जब आपने कुछ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जैसा कुछ स्टडी किया था। एनीवे, तो अब हम कोशिश करते हैं देखने की व्हाट डू मीन बाय रे ऑप्टिक्स और व्हाट डू मीन बाय वेव ऑप्टिक्स, या फिर हमने अगर रे ऑप्टिक्स ऑलरेडी पढ़ा है तो क्या ज़रूरत है हम वे ऑप्टिक्स पढ़ें। तो आंसर ढूंढने के लिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम ट्राई करते हैं कि 11th में हमने क्या पढ़ा था। रे ऑप्टिक्स का पहला एक अजम्पशन था, वो था जो लाइट है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। और जो हमने जो डायग्राम निकाले थे जिसको हमने नाम ही दिया था रे डायग्राम, है ना, इस तरह का डायग्राम था जो एरो की तरह हम ड्रॉ कर रहे थे। सो इन केस ऑफ रे ऑप्टिक्स वी हैव assume that light always move in straight line path. ओके, ये assumption था और इसके साथ ये assumption यूज करके हमने कुछ बहुत सारे फॉर्मूलेज भी बनाए थे। ओके, और ये सारे फॉर्मूलेज, सारे assumption हमने कई बार मिरर हो या फिर लेंसेस हो उसके ऊपर अप्लाई किए थे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला या उस टाइप के फॉर्मूले आपको एटलीस्ट नाम से तो भी अभी याद होगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अब हमें सोचना है कि हमने पिछली बार क्या किया था। मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, शायद आपको इमेज समझ में आए। इसमें हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल, है ना। हमने पढ़ा था ना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल जब आप लाइट को इंसिडेंट करते हो कोई सरफेस पे जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, करेक्ट ना। एट द सेम टाइम यू कैन सी अनदर स्टेटमेंट दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ये बेसिक असम्पशन था, राइट। और एक चीज हमने पढ़ी थी वो थी स्नेल्स लॉ, है ना, स्नेल्स लॉ, जिसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक रिलेशन बनाया था। वो रिलेशन डील करता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। हाँ, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तब अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमने रे ऑप्टिक्स होते हुए भी वे ऑप्टिक्स को स्टडी करना चाहा है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी शुरू होती है एक साइंटिस्ट से जिनका नाम था डेस्क्रेट्स। सो डेस्क्रेट्स ने एक पहले आइडिया दिया था एंड आइडिया वाज लाइक दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो डेस्क्रेट्स का ये आइडिया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल के साथ बना हुआ है। ओके, तो जब पार्टिकल है तो पार्टिकल जनरली आप अगर कोई भी पार्टिकल को कुछ फोर्स अप्लाई करो तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जाता है, ये आपको तो ऑलरेडी पता है। तो यही थ्योरी न्यूटन ने अडॉप्ट कर ली थी और इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था। तो डेस्क्रेट्स का जो काम था उसको भी एक अलग लेवल पे ले गए न्यूटन, और न्यूटन ने इसको सिर्फ मॉडिफाई किया और इस थ्योरी को एक अलग नाम मिला, वो था न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थ्योरी। ओके, अब न्यूटन की कार्पुस्कुलर थ्योरी आपको क्या कहती है? न्यूटन की कार्पुस्कुलर या फिर ये कार्पुस्कल क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। कार्पुस्कल मतलब छोटा सा पार्टिकल। ओके, पार्टिकल है और कैसा है वो? छोटा है। तो न्यूटन के कार्पुस्कुलर थ्योरी के कुछ अजम्पशन थे। सो पहला अजम्पशन था कार्पुस्कल्स आर स्मॉल, रिजिड एंड हार्ड एज वेल एज इलास्टिक भी वो है। ये बेसिक अजम्पशन ने न्यूटन ने आइडिया लिया और उसकी थ्योरी प्रपोज कर दी। तो उनका ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लाइट इज मेड अप ऑफ कार्पुस्कल्स। ओके, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की तरफ। तब इंसिडेंट होने के बाद जब
इंटरफेस पे वो लाइट आ गई, अचानक से वो चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो क्यों हो गई रिफ्लेक्ट? रिफ्लेक्ट इस वजह से हुई, न्यूटन क्या कहता है देखो, रिफ्लेक्ट इस वजह से हो गई क्योंकि जो पार्टिकल है वो सरफेस पे उस पार्टिकल ने कोलिजन किया और वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक था। इलास्टिक मतलब वहां पे एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड और पार्टिकल चला गया। तो ये था आइडिया न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी का। एज वेल एज न्यूटन ने ये भी आइडिया दिया कि वहां पे बहुत अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं या फिर कॉर्पस्कल्स हैं, अलग अलग साइज के बोल रहे हैं हम, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं जिसको हमने अलग अलग साइज को कॉर्पस्कल भी कह सकते हैं। तो ये साइज बदलने के वजह से डिफरेंट कलर मिल रहे हैं, डिफरेंट कलर्स। क्यों है डिफरेंट कलर्स? लाइट में आप जैसे विजिबल लाइट को अगर स्टडी करो तो विजिबल लाइट में आपको जो विबग्योर स्पेक्ट्रम दिखता है, वायलेट से लेकर रेड तक स्पेक्ट्रम दिखता है, वो स्पेक्ट्रम क्यों है? क्योंकि पार्टिकल का साइज यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, अब तक तो पूरा का पूरा जो न्यूटन का आइडिया था आपको करेक्ट लग रहा होगा, है ना? मगर उसके साथ वो थर्ड अजम्पशन न्यूटन ने लिया या फिर एक प्रूफ दिया जो कि प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है। क्या है मैं आपको बताता हूं। न्यूटन कहते हैं कि आपके पास कोई इंटरफेस हो, ओके, इंटरफेस तो समझ में है, जैसे डायग्राम में हमने देखा था एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तब मान लो कि हमारे पास एक मीडियम है, पहले वाला मीडियम एयर का है और दूसरा वाला मीडियम हमारे पास वाटर का है। जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है, जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तब आपको इतना तो अंदाजा होगा पहला मीडियम रेरर मीडियम है और दूसरा जो है वो डेंसर मीडियम है। सो वंस लाइट ट्रेवल्स टू द रेरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, न्यूटन क्या कहते हैं वो बहुत जानना, वो इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि न्यूटन कहते हैं जब लाइट डेंसर मीडियम में जा रहा है तो डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा पार्टिकल है एंड दोज पार्टिकल्स विल ट्राई टू अट्रैक्ट लाइट पार्टिकल्स या फिर जिसको हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स। तो ये जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल है उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो स्पीड जो होगा वो बढ़ जाएगा डेंसर मीडियम में, ऐसा कहना था न्यूटन की थ्योरी का। बट एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। आपको ये तो पता होगा लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में माना जाता है और वैक्यूम इज नियरली इक्वल टू, हम एयर भी बात करते हैं अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो एयर में ज्यादा रहता है और जैसे डेंसिटी बढ़ेगी मीडियम की स्पीड कम होता जाएगा। मगर एक रॉन्ग अजम्पशन या रॉन्ग प्रूफ कहीं ना कहीं न्यूटन की थ्योरी से आया था। तब अब ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि न्यूटन की जो थ्योरी आई थी वो नियर अबाउट 1675 के अराउंड आई थी और आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में आपने न्यूटन को लास्ट ईयर में देखा था, कहीं ना कहीं उनका नाम आया था। तो न्यूटन ने जो भी कुछ रिसर्च किया वो एब्सोल्युटली हर एक को मानना जरूरी था, इतना बढ़िया रिसर्च उनका था। मगर कहीं ना कहीं देखो, इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स जरूर थे। तो तभी भी न्यूटन को अपोज करने वाला कोई बंदा था नहीं, जनरली नहीं था। मगर तब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगेन। सो ह्यूगेन गेव स्लाइटली डिफरेंट आइडिया एंड ह्यूगेन गेव वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब देखो, हम यहां पे दो अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इन फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल नेचर। ओके, अगर हम पार्टिकल नेचर बात कर रहे हैं तो हम रे के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको शायद रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन न्यूटन की थ्योरी है वो रे ऑप्टिक्स को सपोर्ट करती है। एज वेल एज अगर हम ह्यूगेन का थ्योरी का नाम देखें तो इसमें वेव आता है, जहां पे हम वेव की तरफ जा रहे हैं। तो ह्यूगेन की थ्योरीज का यूज करके अगर हम ऑप्टिक्स के लॉज लिख रहे हैं, ऑप्टिक्स के फेनोमेना डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट इज नथिंग बट वेव ऑप्टिक्स। आई होप आपको ये दोनों चैप्टर में से डिफरेंस समझ में आया होगा। एक बात जानना बहुत जरूरी है कि न्यूटन के थ्योरी के बहुत सारे अजम्पशंस थे और बहुत सारे फेनोमेना उन्होंने प्रूव भी किए थे।
सिमिलर वे ह्यूगिन की थ्योरी के कुछ अजम्पशन हम देखेंगे, तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो दोनों थ्योरी में कुछ अजम्पशन है, कुछ फेनोमेना उन्होंने प्रूव किए और कुछ ड्रॉबैक्स भी है, सबके बारे में हम बात करेंगे। मगर न्यूटन थ्योरी का पार्ट यही, तो यहां तक तो हमने देख लिया, जहां पे हमने बेसिक अजम्पशन देख लिए और कुछ एक दो ड्रॉबैक भी देख लिए यहाँ पे। और हमको ये भी पता है कि बाय यूजिंग रे थ्योरी और न्यूटन थ्योरी वी कैन प्रूव सच काइंड ऑफ लॉज, जहाँ पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या स्नेल्स लॉ के बारे में बात की थी। ओके, तो ये एक काइंड का डिबेट चल रहा है दो साइंटिस्ट के बीच में। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ह्यूगिन का कहना क्या था अगेंस्ट द न्यूटन। सो व्हाट वाज द फर्स्ट आइडिया? ह्यूगिन सेड लाइट इज मेड अप ऑफ वेव। देखो स्टेटमेंट ही अलग हो गया। यहाँ पे लाइट को पार्टिकल के जैसे ट्रीट किया था, यहाँ पे हम लाइट को वेव के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। सो लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। सेकेंड, जैसे हमने यहाँ पे देखा था अलग अलग पार्टिकल साइज थी, वैसे यहाँ पे क्या है? ह्यूगिन सेड दैट देयर आर डिफरेंट वेवलेंथ्स। वेवलेंथ जो है वेव का वो अलग अलग है। सो डिफरेंट वेवलेंथ्स गिव्स डिफरेंट कलर्स। कहीं ना कहीं लास्ट ईयर में आपने ये भी देखा होगा कि वेवलेंथ चेंज होता है, इस वजह से कलर भी चेंज होता है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑलरेडी स्टडी किया है। तो अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये भी सवाल आया होगा, ट्रू कौन है? न्यूटन ट्रू है या फिर ह्यूगिन ट्रू है? ये जानना बहुत जरूरी है। और ये स्टेटमेंट कब आया था? ये स्टेटमेंट आया था ह्यूगिन का नियर अबाउट 1678, मतलब ऑलमोस्ट जब न्यूटन ने स्टेटमेंट किया था लाइट के बारे में, उसी वक्त ह्यूगिन का एक आइडिया अलग था। मगर जैसे कि पता है न्यूटन का नाम बहुत फेमस था और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सो ऑलमोस्ट जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट फॉलो कर रहे थे न्यूटन के थ्योरी को, मगर ह्यूगिन के सपोर्टेड इतने ज़्यादा नहीं थे। तब भी कुछ लोग ह्यूगिन के थ्योरी पे भरोसा कर रहे थे। सो ये चैप्टर जो है वो बेसिकली यही डील करता है कि हमने जो रे ऑप्टिक्स में किया है वो पूरा का पूरा हमें स्टडी करना है, मगर बाय यूजिंग वेव थ्योरी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अजम्पशन वेव थ्योरी के देख ले, तो और एक बात आपके लिए जरूरी है कि ह्यूगिन की थ्योरी यूज करके हम कुछ ऑप्टिक्स के फेनोमेना प्रूव कर सकते हैं। कौन कौन से? जिनका नाम मैं लिख रहा हूं, इंटरफेरेंस, शायद आपने अब तक देखा भी नहीं होगा। दूसरा डिफ्रैक्शन, तीसरा पोलराइजेशन। हाँ, ये मुझे पता है कि अब तक ये आपके सिलेबस में नहीं आया, बट अभी इसी चैप्टर में वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि बाय यूजिंग वेव थ्योरी यू कैन प्रूव इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, जबकि ये तीनों के तीनों हम बाय यूजिंग न्यूटन थ्योरी प्रूव नहीं कर सकते। ओके, सो न्यूटन थ्योरी का कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन दिख रहा है आपको, और ह्यूगिन थ्योरी का एक एडवांटेज भी दिख रहा होगा आपको अगेंस्ट न्यूटन। ह्यूगिन थ्योरी का एडवांटेज दिख रहा है अगेंस्ट द न्यूटन थ्योरी। तो जैसे कि मैंने बताया था, आपके माइंड में यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं रह रहा होगा, भाई ट्रू कौन है फिर? न्यूटन ट्रू है या फिर ह्यूगिन ट्रू है? तो देखो भाई, ये जो मैंने यहाँ पे साल लिखे हैं ना, ये आपके दिमाग में ये चीज आने के लिए रखी है, क्योंकि देखो 16th सेंचुरी में एक पॉइंट हो गया है स्टार्ट। 16th सेंचुरी में एक डिबेट स्टार्ट हुआ है, ट्रू कौन है लाइट का नेचर जानने के लिए। बट टू गेट आंसर लोगों को वेट करना पड़ा टिल 19th सेंचुरी में, मतलब नियर अबाउट 300 to 350 ईयर्स लोगों को वेट करना पड़ा, जब जाके हमें परफेक्ट आंसर मिला। इस बीच के साल में बहुत सारे लोग न्यूटन को फॉलो कर रहे थे और कुछ लोग ह्यूगिन को फॉलो कर रहे थे, और दोनों के लिए भी कुछ प्रूफ्स मिल रहे थे। बट 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने खुद के पीएचडी थीसिस में ये प्रूव किया कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव एज वेल एज पार्टिकल, तो इसको हम कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ वेव, जिसके लिए डी ब्रोगली को
नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, सो ये देखो, ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम जनरली जैसे मूवी देखते हैं, जब आपने बाहुबली 1 देखा, उसके बाद बाहुबली 2 देखा, कहीं ना कहीं बाहुबली 1 का एंड ही आपको बाहुबली 2 तक ले गया। सिमिलर वे जब ये 16th सेंचुरी की कुछ थ्योरी थी, लोगों में इसके वजह से क्यूरियोसिटी आई, वो क्यूरियोसिटी नियर अबाउट 300 टू 300 प्लस ईयर तक रही, और उसके बाद उसका एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग आया। तभी भी आपके लिए यह जानना जरूरी है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डील करेंगे वेव थ्योरी के बारे में, और वेव थ्योरी यूज करके या फिर ह्यूगिन्स थ्योरी यूज करके हम ऑप्टिक्स के फेनोमेना देखने वाले हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह जानना कि हम वेव के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइट अगर वेव है तो कौन से टाइप का वेव है? आपने ऑलरेडी वेव के बारे में एक लास्ट ईयर में टॉपिक पढ़ा था, और जहाँ पे हमने लिखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बेसिक आपको इसका ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ये दोनों फील्ड्स टाइनी अमाउंट में रहते हैं, मगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। हम डायग्राम में देख सकते हैं, या फिर इस इमेज में आपको क्लियर समझ में आएगा। ये जो वेव जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव हो रहा है, जहां में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एट द सेम टाइम यू कैन से दैट दिस वन इज अ ट्रांसवर्स वेव। सिर्फ रिविजन के लिए मैं बताता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव इन विच पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव। मान लो मेरा वेव इस पॉइंट से आगे वाले पॉइंट तक मूव हो रहा है, वेव ऐसे आगे जा रहा है, तो पार्टिकल विल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन। आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे वेव आगे बढ़ रहा है तो पार्टिकल भी उसको ऑसिलेट हो रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन। सो ये जनरल स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मगर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना ही नाम काफी नहीं है, इसके टाइप्स भी आते हैं। तो टाइप में हम अभी लिखेंगे उसके टाइप्स, हायर एनर्जी से लेके लोअर एनर्जी तक। सो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वेव जो रहता है, जिसको हम बोलते हैं गैमा, उसके बाद आता है एक्स रे, उसके बाद आता है यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल। विजिबल मतलब आप जो स्पेक्ट्रम देखते हो ना, वायलेट से लेके रेड तक। और एक बात जानना बहुत जरूरी है, जो हम नॉर्मल सोलर स्पेक्ट्रम देखते हैं उसका नियर अबाउट 40% विजिबल ही रहता है। फिर उसके बाद आता है IR मतलब इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव एंड फाइनली रेडियो वेव। एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि ये रेडियो वेव जो होता है वो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। मान लो कि ऐसा कोई पॉइंट अगर कोई पूछता है आपको कि अभी कम्युनिकेशन के लिए क्यों यूज करते हैं, तो शायद आपको पता भी होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो कभी कभार आपके दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि भाई वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन है इनके साथ, या फिर कोई फॉर्मूला है जिससे हम इसको आराम से ध्यान में रख सके। तो हाँ, मैं आपको एक जनरल आइडिया बताता हूं। इसके लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे E इक्वल टू एच न्यू। E इज एनर्जी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। सिमिलर वे आई कैन राइट, अब न्यू की वैल्यू लिख रहा हूं मैं H C बाय लैम्डा। तो H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो अब रिलेशन कुछ बन रहा है क्या इसमें? हाँ, रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। एक तो रिलेशन बन गया। सो जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारे टाइप्स मैंने लिखे हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको इनको कंपेयर करना पड़ेगा। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, हम देखेंगे इसकी एनर्जी के साथ क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया था, मैंने जो लिखा है सीक्वेंस वो विथ डिक्रीजिंग एनर्जी लिखा है। सो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एनर्जी विल डिक्रीज। अगर एनर्जी डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो डिक्रीज। एंड व्हाट अबाउट वेवलेंथ? वेवलेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो वेवलेंथ विल इंक्रीज। सो
आपको एक जनरल आइडिया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। याद रखना, विजिबल रे जो रहते हैं इनका जनरल वेवलेंथ जो रहता है, अगर नैनोमीटर में लिखे तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर में ये विजिबल वेव आपको दिखाई देते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी आप लीजिए गैमा से लेके रेडियो वेव तक, जिसका स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा, वो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये अनचेंज्ड रहेगा। ओके, तो ये जो पॉइंट है ऑलरेडी हमने पिछले ईयर में देखे थे, सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने बताया है। तो अब हम यहाँ से आगे जो भी पढ़ेंगे वहाँ पे हम कंपेयर करेंगे वेव थ्योरी को न्यूटन की थ्योरी के साथ, या फिर वेव थ्योरी एंड कार्पुस्कुलर थ्योरी का डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। जो भी कुछ फॉर्मूले हमने प्रीवियसली प्रूव किए हैं, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, नील्स लॉ, या कुछ भी फॉर्मूला होगा जो हमने न्यूटन थ्योरी में या फिर रे ऑप्टिक्स में प्रूव किया है, वही फॉर्मूला हम वेव थ्योरी के साथ प्रूव करेंगे और कुछ नए फिनोमेना भी देखने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानना व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स, जिसमें हम लिख रहा हूं मैं अभी प्राइमरी सोर्स। तो सोर्स मतलब क्या? सोर्स मतलब जो ऑब्जेक्ट आपको लाइट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल सन इमिट्स लाइट by some kind of reaction. Okay, now that light will propagate all over the world, all over the universe. Okay, जब भी आप सन के बारे में बात करोगे तो then you will know that sun prepare light और sun emits light जो खुद का उसने बनाया हुआ है। Okay, तो प्राइमरी सोर्स मतलब क्या? The source which can emit light, emit भी करेगा मगर वो लाइट खुद का है। Okay, तो प्राइमरी सोर्स कौन सा हो सकता है? जैसे कि मैंने बताया, कुछ जो स्टार्स है लाइक सन, वो खुद का लाइट बना सकते हैं। जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट होम अप्लायंसेस, सो जनरली आपके घर में ट्यूब्स होंगे या फिर कोई भी जो इक्विपमेंट है जो लाइट इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा। सो इस टाइप का भी कोई भी डिवाइस आपको प्राइमरी सोर्स में लाना पड़ेगा, द डिवाइस विच गिव्स आउट लाइट। And third, if you are creating light by some kind of nuclear reaction or chemical reaction. Chemical reaction मतलब आप मान लो कि फायर क्रैकर, दिवाली में कुछ फायर क्रैकर यूज कर रहे हो, so फायर क्रैकर also emits out light. So such kind of sources are known as primary sources. अगर हमने प्राइमरी के बारे में बात की तो मतलब क्लियर है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी के बारे में। ओके, तो सेकेंडरी सोर्स क्या रहता है? आपको बिल्कुल आइडिया क्लियर हुआ होगा क्योंकि सिर्फ नाम ही हमें काफी है जानने के लिए। सो सेकेंडरी सोर्सेस डज नॉट प्रोड्यूस लाइट। जैसे कि मून है, मून को जो चंद्र है, चंद्रमा है, जो उसको खुद का लाइट नहीं है, सो जनरली वो क्या करता है? सूरज से आया हुआ लाइट रिफ्लेक्ट करता है। सो सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ सेकेंडरी सोर्स। नाउ ये इस दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आगे की जो ह्यूगिन की थ्योरी है इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड है। तो अब हमें पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट। सो जनरल आइडिया वेव फ्रंट का क्या है? मान लो कि आपके पास एक सोर्स है और इस सोर्स को, जैसे अभी एक्सप्लेनेशन में हमने देखा, इसको हम प्राइमरी कंसिडर करेंगे। सो प्राइमरी सोर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सच काइंड ऑफ अ सोर्स विल इमिट आउट लाइट everywhere in all possible direction, light will move. okay, तो वेवफ्रंट कैसे बनता है? वेवफ्रंट बनने के लिए हमें चाहिए एक चीज की सोच, जिसको हम कहते हैं सेम फेज। फेज मतलब क्या है? फेज मतलब एंगल है। ओके, तो मैं थोड़ा आइडिया क्लियर कर देता हूं सेम फेज क्या होता है। ओके, फेज इज नथिंग बट एंगल। मान लो कि आपके पास एक वेव है जो इस टाइप का है, मान लो ए और बी में है, और आपके पास और एक वेव आया जो ऐसा है, जो सी और डी के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें यह पता चला कि दोनों वेव सेम फ्रीक्वेंसी से जा रहे हैं, सेम वेवलेंथ से जा रहे हैं, और बी या डी पॉइंट के बारे में हम सोचे तो उनका ऑलमोस्ट जो ऑसिलेशन हुए कंप्लीट हुआ है। नाउ वी कैन से दीज टू वेव्स, इफ यू टॉक अबाउट पॉइंट बी एंड डी, if you talk about point B and D, then we can say these two waves are in same phase. okay, तो
ये तो समझ में आया कि सेम एंगल पे जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इन्होंने 2 पाई एंगल कंप्लीट किया है या फिर 360 रोटेशन कंप्लीट किया हुआ है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा। लेट अस कंसीडर यू हैव सम सर्टेन काइंड ऑफ सरफेस, बेसिकली वो सरफेस अगर वाटर का कंसीडर करेंगे, नाउ दैट स्मूथ सरफेस आप उसके ऊपर कुछ थ्रो करने वाले हो। मान लो कि आपने एक स्टोन थ्रो किया, फिर एक बड़ा ड्रॉपलेट वाटर का आ रहा है, कुछ भी हो, बाय एनी मीन्स यू आर गोइंग टू जस्ट शफल द फ्री सरफेस ऑफ वाटर बाय यूजिंग एनीथिंग एल्स। सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रिपल फॉर्मेशन। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि रिपल बना है और ये जो वेव्स है हर एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मगर एक टोटल जो उसका आपको शेप दिख रहा होगा वो सर्कुलर काइंड की वेव है और वो आगे आगे बढ़ती जा रही है, मतलब उसका रेडियस जो है बढ़ता जा रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसी वेव आगे जा रही है। तो जो सर्कल पे जो कुछ भी है, जितने भी वेव है, वो सारे के सारे पॉइंट्स सेम फेज में है ना, जैसे कि हमने देखा था। ओके, तो इन सब लोगों को हम इकट्ठा करके देख ले। अब देखो फिजिक्स में बहुत बार बच्चों को लगता है कि थोड़ा डेफिनेशन वगैरह डिफिकल्ट रहता है या फिर फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो सिर्फ आपको ना साइंटिफिकली एनरिच्ड लैंग्वेज यूज करना है। तो क्या लिखा है, अब क्या बताया हमने कि सारों को सारे के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो सर्कल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दैट सर्कल, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कमफरेंस। ओके, सर्कमफरेंस पे जो कुछ भी पॉइंट है वो सारे सेम फेज में है। तो सिर्फ एक वर्ड में ऐड कर देता हूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। इसको हम और एक वर्ड में यूज कर सकते हैं या फिर वर्ड यूज करके अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। ये सारे पॉइंट का कलेक्शन जो सेम फेज पे है उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट बना है। तो अब इस डायग्राम में हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था ये वेव आगे बढ़ता गया। मान लो मैं और एक बार आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लो ये सोर्स है, इस सोर्स से ये वेव हर जगह जा रहा है, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में जब जाएगा वो, तो आपको इतना तो पता है वेव, जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है वो सी के साथ मूव करेगा, सी उसका स्पीड है ना। तो मान लो कि इनका ओरिजिन सेम है, तो एक सर्टेन टाइम टी में वो सेम ही डिस्टेंस जाएंगे है ना, क्योंकि आपका टाइम ट्रैवल फिक्स है, जितने टाइम के लिए आपने ट्रैवल किया, दूसरा अपना स्पीड फिक्स है। मतलब एट सर्टेन टाइम इंटरवल टी वेव विल मूव डिस्टेंस डी। वो डी कैसे निकालेंगे हम, सी इंटू टी यूज करके। तो यहाँ पे अगर वेव है तो ये वेव ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने ड्रॉ किया था अभी थोड़ी देर पहले, इस तरह का। तो सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो आपको सेम फेज में ही मिल रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि मान लो हम सोच सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स ने एक वेवलेंथ डिस्टेंस कवर किया है, एक ही वेवलेंथ दिया है ना इसमें। तो आफ्टर यहां से अगर स्टार्ट किया, मान लो यहाँ t इक्वल टू 0 है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, मतलब t टाइम के बाद इन्होंने हर एक वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो है लैम्डा। तो हर एक पॉइंट, यहाँ का हर एक पॉइंट सेम फेज पे है। अब समझ में आएगा क्लियरली। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट वेव फ्रंट वी विल ड्रॉ अ इमेजिनरी सरफेस लाइक दिस, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये बनेगा हमारा वेव फ्रंट। सो मैं और एक बार रिपीट कर देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are in same phase at that time. Now we will try to understand what are the Huygens principle. Now Huygens principle are strictly restricted to such kind of a concept, जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी सोर्स और वेवफ्रंट के बारे में बात करेंगे। Huygens principle,
जो आपको कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वन लाइनर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें से कुछ भी आ सकता है। सो आपको इसका पूरा और क्लियर आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब भी कभी आप प्लेन वेव फ्रंट या फिर स्पेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म करना चाहो तब यही प्रिंसिपल आपको यूज़ करने हैं। ओके, सो व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स मेड बाय ह्यूगेन? फर्स्ट, each point on wavefront acts as a secondary source of light, emitting secondary light waves called as wavelets, and those will move in all possible direction with the speed of light. Okay, तो पहले जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने क्लियर किया है, अगर प्राइमरी सोर्स के साथ वेव अगर आगे जा रही है तो जब भी कोई भी आपको वेवफ्रंट मिलेगा, सो ईच पॉइंट ऑन वेवफ्रंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। ये इमेजिनरी है मगर जानना बहुत ज़रूरी भी है। दूसरी बात, यहाँ पे और दो उन्होंने अजम्पशन भी क्लियर की है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रहा है दैट विल मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट ओनली। ओके, सो और एक बात ज़रूरी है कि जो सेकेंडरी जो अपना प्राइमरी वेवफ्रंट है, जो सेकेंडरी उसके ऊपर का ईच एंड एवरी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और जब लाइट आगे जाएगा तब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मगर जब आप थर्ड स्टेटमेंट पे आओगे तो पूरा पिक्चर बदल जाएगा। तो अभी पहले हम देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट क्या है। द न्यू वेवफ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एनवेलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स traveling in the forward direction, and thus the envelope of secondary wavelets in forward direction. जो सेकंड स्टेटमेंट है या फिर सेकंड प्रिंसिपल है वो इसके लिए ज़रूरी है जब भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है स्पेरिकल या फिर प्लेन वेवफ्रंट का, तब आप क्या करोगे, जो प्राइमरी वेवफ्रंट मिल रहा है वहाँ से आप कोशिश करोगे कि आप खुद का एक नया वेवफ्रंट बनाए जो सेकेंडरी हो। अगर आपको सेकेंडरी पता है, यू कैन ड्रॉ टर्शियरी वेवफ्रंट ऑल्सो, बट उसके लिए आपको ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वेव्स को इमिट कर रहा है। जब भी वो वेव्स इमिट होंगे हम एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद उसको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो भी पॉइंट्स सेम फेज में आ रहे हैं दैट विल गिव अस सेकेंडरी वेवफ्रंट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज समवॉट सिमिलर टू द सेकेंड, जहां पे हमने बात की है द वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन आर कंसिडर्ड टू बी इनइफेक्टिव। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूगेन्स प्रिंसिपल। तो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे बाय यूजिंग ह्यूगेन्स थ्योरी हाउ वन कैन प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। Till then, goodbye, take care.